हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेलर। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो जुड़ा हुआ है भूगोल से। तो आज के इस टॉपिक में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो नॉर्वे में गिरा है मेटेओर, उल्कापिंड जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो आसमान से गिरा आग का गोला। तो क्या है ये, हम इसके ऊपर पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ है नॉर्वे में, क्या गिरा है वहाँ पर, आखिर मेटेओर होते क्या हैं। तो और यहाँ एस्टेरॉयड्स एंड मेटेओराइट्स के बीच में भी हम डिफरेंस जानेंगे, मेटेओर्स एंड कॉमेट्स के बीच में हम डिफरेंस जानेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आप यहाँ पर कई सारे आर्टिकल्स देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि फ्लैशिंग मेटेओर दैट एक्सप्लोडेड ओवर नॉर्वे लैंडेड समवेयर इन अ नियर बाई फॉरेस्ट। तो नॉर्वे के ऊपर एक मेटेओर जो हुआ है वो एक्सप्लोड हुआ है। तो क्या होता है मेटेओर, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। और नॉर्वे में क्या हुआ जब ये उल्कापिंड आके नॉर्वे में गिरा। तो आपको कुछ उस दिन की ये तस्वीरें हैं। उस दिन रात को लगभग 1 बजे 25 जुलाई को ये मेटेओर नॉर्वे में गिरा था। तो उस दिन आप देख सकते हैं कि जब ये मेटेओर रात को 1 बजे गिर रहा था, लोगों के मुताबिक ये 1 बजे की ये वारदात है। तो उस समय आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से वहाँ पर उजाला हो गया था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब वो मेटेओर गिर रहा था तो कितना प्रकाश चारों तरफ उज्ज्वलित हो गया था। और रात के 1 बजे पूरा प्रकाश देखने के लिए देखा जा सकता था लोगों के द्वारा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उजाला हो गया था। तो अब आप कहेंगे कि ये मेटेओर होता क्या है। तो आपने बचपन में या अभी भी अगर आप ऐसे रातों में बाहर बैठते होंगे तो आप देखते होंगे कि जिसको आप टूटा हुआ तारा कहते हैं, टूटा हुआ तारा जिसको देख के हम सभी लोग विश मांगते थे, कुछ इच्छाएं मांगते हैं ताकि हमारी मन की मुरादें पूरी हो जाएं। तो आपने बचपन में जब हम लोग छतों पे बैठा करते थे, आजकल तो इस इंटरनेट के ज़माने में कोई छतों पे जल्दी बैठता नहीं है, लेकिन जब पहले के ज़माने में हम छतों पे बैठा करते थे रात में, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी तो हम रातों में जब लेटते थे तो हमको कई सारे ऐसे तारे देखने को मिल जाया करते थे। तो हम मुरादें मांगते थे, अपनी इच्छाएं मांगते थे कि भाई ये हमारी विशेष पूरी हो जाए। तो हम उस टूटते हुए तारे को देख के इच्छा मांगते थे। तो वही है कुछ टूटता हुआ तारा जो कि मेटेओर से रिलेटेड। लेकिन क्या एक ये पूरी तरीके से वही है, क्या ये वही होता है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए हम समझते हैं कि ये होते कैसे हैं और कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है और ये क्या होते हैं। उसके पहले मैं आपके सामने एक तस्वीर दिख रही है। तो आप अपने सोलर सिस्टम में जानते हैं कि सन जो है वो सेंटर में होता है, और जो प्लैनेट्स हैं जैसे कि अर्थ हो गया, मरकरी हो गई, मार्स हो गया, वीनस हो गया, जुपिटर हो गया। तो टोटल 8 प्लैनेट्स हमारे सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें हमारा अर्थ भी है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि मरकरी सूर्य के सबसे पास है। तो मरकरी के बाद आता है वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर। तो आप अगर इस पिक्चर पर गौर कर रहे होंगे तो आपको कुछ और भी दिखाई दे रहा होगा इस प्लैनेट्स के अलावा। तो ये इन्फॉर्मेशन देने से पहले जो आपको अलग चीज़ें दिख रही हैं कुछ पर्पल कलर की, आपकी नज़र तो उस पर ज़रूर गई होगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं जो कि आपको पता होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको देना चाहूँगा कि जो सन होता है वो स्टार है। स्टार उसे कहते हैं जिसका खुद का प्रकाश होता है, और प्लैनेट्स जिनके खुद के प्रकाश नहीं होते। जो हमारा अर्थ है उसका खुद का प्रकाश नहीं है, उसके ऊपर सन का प्रकाश पड़ता है, सूरज का प्रकाश पड़ता है, जिससे कि अर्थ पे उजाला रहता है। तो उसी तरह जो सन है वो स्टार है। हम रातों में भी स्टार्स देखते हैं, चमकते हुए तारे देखते हैं। तो हमारे अर्थ से, सोलर सिस्टम से भी बहुत सारे दूर हैं, जो हमारे सूरज से भी बड़े हैं। लेकिन तो हम उनको स्टार इसलिए कहते हैं जो क्योंकि वो उनका खुद का प्रकाश होता है, और सन जो होता है हमारे सबसे नियरेस्ट स्टार कहा जाता है उसको। तो ये सब प्लैनेट्स होते हैं जो हमारे मार्स, अर्थ हो गए, ये प्लैनेट्स हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो मार्स और जुपिटर के बीच में आपको कुछ आकृति दिखाई दे रही होगी। अगर मैं जूम करने की कोशिश करूँ तो आप अब जूम पिक्चर देख रहे हैं तो आपको कुछ ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ पर्पल कलर की कुछ आकृति, एक बिल्ट टाइप का एक एरिया बना है जिसमें ये कुछ चीज़ें टहल रही हैं। तो ये जो टहलती हुई चीज़ें हैं जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में हैं, आखिर ये हैं क्या। तो जो मार्स और जुपिटर के बीच की ये चीज़ें हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं कि वो असलियत में दिखती कैसी हैं, तो आपको देख के पता चलेगा कि वो असलियत में कुछ ऐसी दिखती हैं। उनका जो संरचना होती है वो चट्टानों की तरह होती है, और वो रॉकी टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ, और उनके अंदर मेटेलिक कंपोजिशन भी होता है। तो इनको हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। अगर किसी चीज़ का नाम, इसका नामकरण किया जाए तो हम इसको एस्टेरॉइड्स कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एस्टेरॉइड्स हैं जो उस बेल्ट में, जो आपको ये पर्पल कलर का बेल्ट दिख रहा था, यानी जो एरिया दिख रहा था जिसमें ये फैले हुए हैं, तो इसी को हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं, जो चट्टानों की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है। अब आखिर ये एस्टेरॉइड्स होते क्यों हैं और ये यहाँ पर टहलते क्यों हैं। तो एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो एक, जैसे कि आपका अर्थ है वो एक प्लेनेट है और सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और ये एस्टेरॉइड्स भी एक प्लेनेट बनने की कोशिश में उस सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन ये इतने छोटे होते हैं कि इनको प्लैनेट्स, जैसे जैसे ये बनेंगे, बड़े होंगे, अगर कुछ चट्टानें इसमें से बड़ी हैं तो ये आगे प्लैनेट्स भी बन सकती हैं। लेकिन एक प्लैनेट का मूल भूत आधार क्या होता है कि वो थोड़ा सा गोल मटोल होना चाहिए, या उसका सर्कुलर स्ट्रक्चर
प्योर सर्कुलर तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे कि अर्थ का स्ट्रक्चर है तो ओवल शेप्ड है, तो उस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए, या फिर उसके उपग्रह होने चाहिए। लेकिन जो इसमें छोटे मोटे कंकड़ पत्थर या रॉकी स्ट्रक्चर्स हैं, उनके उपग्रह नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे भविष्य में आके ये उपग्रह बन सकते हैं और एक प्लेनेट का निर्माण भी कर सकते हैं। तो ये चारों तरफ सूरज की ये चक्कर लगाते हैं। लेकिन आपने पढ़ा होगा, अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट्स होंगे या फिजिक्स आपने अभी तक पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको बताता हूँ कि न्यूटन ने एक नियम दिया था जिसको हम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि वो गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या था। तो न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटी कहता है कि अगर दो द्रव्यमान की वस्तुएं हैं इस स्पेस में तो वो दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। जैसे कि मैं भी बैठा हुआ हूँ और यहाँ पर, मतलब मैं अपने घर पे बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं एक फ़ोर्स के थ्रू आपको अट्रैक्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर इस फार्मूले में उसकी वैल्यू रखी जाएगी, आपका मास मेरा मास और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू रखी जाएगी और डिस्टेंस की वैल्यू रखी जाएगी, तो फोर्स की वैल्यू इतनी कम आएगी कि वो बहुत इनसिग्निफिकेंट होगी। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि सूरज का मास और एस्टेरॉइड्स के मास, ये दोनों आपस में कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर उस फार्मूले में इसको रखा जाएगा तो इसके जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आएगी वो ज़्यादा होगी। तो इसी तरह ये जो एस्टेरॉइड्स होते हैं सूरज के गुरुत्वाकर्षण के कारण, और आप देखते हैं कि सबसे पास में इसके जो है वो मार्स ग्रह है, तो मार्स के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये खींचे चले आते हैं सूरज की तरफ। अब आप देखिए, आप गौर करिए कि जब ये खींचे हुए चले आ रहे हैं तो होता ये है कि मार्स तो खींच कर चला गया। जैसे मार्स मान लीजिए, अगर आप यहाँ गौर से देखने की कोशिश करें, रुकिए मुझे आप पिक्चर जूम करने दीजिए। हाँ, तो मैं आपको अगर दिखाऊं, एक मिनट, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्स ये यहाँ पर है, और अगर मार्स ने गुरुत्वाकर्षण से एस्टेरॉइड्स को अपनी तरफ खींचा, अब आपको यहाँ पिक्चर में तो डिस्टेंस कम दिख रही है, लेकिन ये नॉर्मल वास्तविक जीवन में अगर आप स्पेस में जाएंगे तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। तो मार्स ने उस एस्टेरॉइड को अपनी तरफ खींचा गुरुत्वाकर्षण से, लेकिन जब तक वो एस्टेरॉइड आए मार्स तक, तब तक मार्स ऑर्बिट में अपने आगे बढ़ चुका था। लेकिन हुआ ये कि अर्थ अपनी जगह उसकी जगह आ गया, जिसकी वजह से एस्टेरॉइड्स जो हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी कुछ एंट्री ले लिए। और ऐसा नहीं है कि सारे एस्टेरॉइड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री ले लेते हैं, कुछ उससे बच के भी निकल जाते हैं। तो अब देखिए, तो एस्टेरॉइड्स, आपको पता चल गया कि एस्टेरॉइड क्या होता है, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाने वाले रॉकी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि प्लैनेट्स की तरह ही सूरज के इन दोनों के बीच में पाए जाते हैं और ऐसे सर्कुलर चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन कभी कभी सूर्य के और मार्स के गुरुत्वाकर्षण फोर्स के कारण ये खींचे चले आते हैं और सूरज की ओर अपने मोशन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अर्थ उसके बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री कर लेते हैं। तो अब वो एंट्री करते हैं तो क्या होता है, वो देख रहे हैं कि एस्टेरॉइड्स ऐसे चलते हुए आते हैं, लेकिन एस्टेरॉइड्स की स्पीड जितनी आपको इसमें देखने में लग रही है वो इतनी धीरे नहीं होती, वो बहुत ही तेज़ गति के होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से चले हुए आते हैं। तो और ये आपको पता चल गया कि एस्टेरॉइड्स क्या है। अगर वो एटमॉस्फेयर में एंट्री कर लेते हैं तो उनमें आग लग जाती है। अब उनको क्या कहते हैं हम उसको भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एस्टेरॉइड्स के बारे में बता देता हूँ कि एस्टेरॉइड्स होते क्या हैं। तो एस्टेरॉइड्स देखिए कई तरीके के होते हैं, मैंने आपको बताया कि वो रॉकी स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन उसके कंपोजिशन क्या होते हैं, वो किससे बने होते हैं। तो अगर मेनली अगर हम 3 बेसिस पे क्लासीफाई करें तो एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो CSNM टाइप्स के होते हैं। तो पहले टाइप की अगर हम बात करें तो जो C टाइप होता है उसको हम कॉन्ड्राइट टाइप एस्टेरॉइड कहते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट कॉमन है। और ये किसका बना होता है, तो अगर बात करें तो ये क्ले एंड सिलिकेट रॉक्स का बना होता है और डार्क इन अपीयरेंस होता है। जैसे कि आप यहाँ पर अगर आपने ये देखी पिक्चर, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो एस्टेरॉइड्स हैं वो डार्क इन अपीयरेंस है। तो ये मोस्ट कॉमन एस्टेरॉइड होते हैं। और दूसरे की बात करें तो S टाइप एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो स्टोनी एस्टेरॉइड्स होते हैं और ये सिलिकेट मटेरियल से निकल आयरन के बने होते हैं। और अगर हम लास्ट टाइप एस्टेरॉइड्स की बात करें तो M टाइप एस्टेरॉइड्स होते हैं, जिसको हम मेटालिक एस्टेरॉइड्स भी कहते हैं, और ये निकल एंड आयरन के बने होते हैं। और ये आयरन्स के जो कंपोजिशन होता है वो डिफरेंस कैसे आते हैं, तो M टाइप जो एस्टेरॉइड्स हैं वो उनके बीच में डिफरेंसेस कैसे आते हैं, मतलब उनका कंपोजिशन कैसे वैरी करता है, वो इस पर डिपेंड करता है कि वो सन से कितनी दूर पे है, वो सूर्य से कितनी दूरी पे हैं। क्योंकि अगर सूर्य के पास जाएंगे तो वो थोड़े से गर्मी बढ़ेगी तो वो मॉल्टन स्टेज पे हो जाते हैं। जैसे वो अगर गुरुत्वाकर्षण के साथ उधर चले गए तो सूर्य की गर्मी बढ़ने लगेगी तो वो धीरे धीरे मॉल्टन स्टेट में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो इस तरीके से उनके कंपोजिशन डिफ़र करते हैं सूरज की दूरी जितनी होगी उनसे। तो आपको ये पता चल गया कि जो एस्टेरॉइड्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, CSNM टाइप्स।
तो ये जो एस्टेरॉइड्स होते हैं वो मार्स एंड जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, आपको इतना पता चल गया। लेकिन कई सारे और टर्म्स हैं जिनका खुलासा अभी तक मैंने आपके सामने नहीं किया है। तो जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि नॉर्वे में मेटेओर्स गिरे हैं, तो ये मेटेओर्स होते क्या है? अभी तक तो हमने एस्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ लिया, लेकिन एस्टेरॉइड्स से ही मेटेओर्स का जन्म होगा, वो मैं बताऊँगा आपको। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर कई सारी चीज़ें दिख रही हैं कि एस्टेरॉइड्स हो गए, मेटेओराइट्स हो गए, मेटेरॉइड हो गए, कॉमेट्स हो गए, मेटेओर हो गए। तो आखिर में ये होते क्या हैं? तो हम पहले बात करेंगे मेटेओराइट्स की। तो एस्टेरॉइड आपको पता चल गया, अब हम बात करते हैं मेटेओराइट्स की। तो मेटेओराइट्स आखिर में होते क्या हैं? तो मेटेओराइट्स अगर देखिए, एस्टेरॉइड जो होता है वो रॉकी स्ट्रक्चर होता है, एक बड़ा सा टुकड़ा है। वो मतलब प्लैनेट से छोटे होते हैं, लेकिन अपने आप में तो वो थोड़े से बड़े होते ही हैं। लेकिन अगर उसमें से कोई टुकड़ा टूटकर अलग होता है, अगर आप ध्यान से देखिए कि एस्टेरॉइड जो है वो मार्स एंड जुपिटर के बीच में चल रहा है, वो परिक्रमा कर रहा है जैसे कि प्लैनेट्स कर रहे हैं। लेकिन अगर उसमें से कोई टुकड़ा एस्टेरॉइड्स में से टूटकर अलग होता है तो हम उसको मेटेओराइड कहते हैं। तो मेटेओराइड जो होता है वो एक एस्टेरॉइड का पार्ट होता है, तो ये मेटेओराइड कहलाता है। लेकिन अब ये मेटेओराइड जब आगे गुरुत्वाकर्षण के कारण, मार्स के गुरुत्वाकर्षण के कारण आगे बढ़ता है और अर्थ के बीच में आ जाने के कारण जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसता है, तो इसी मेटेओराइड के एटमॉस्फेयर में घुसने के कारण हमारे एटमॉस्फेयर में आप जानते हैं कि कई सारी गैसेस मिलती हैं, और उन गैसेस के कारण इनमें आग लग जाती है, और आग लगने के बाद कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, जिसके कारण ये आग लग जाती है और इसमें पूँछ जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप देखते होंगे, अगर मैंने शुरू में आपको इमेज दिखाई होगी तो मैं उस इमेज तक आपको ले जाना चाहूँगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक मेटेरॉइड जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री कर चुका है, और इसके ये बहुत दूर है इस आदमी से, इसीलिए इसको क्लियर नहीं दिख रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कि तो एक ऐसे बढ़ता हुआ लग रहा है, और उसके पीछे कुछ टेल लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है। तो वो टेल लाइक स्ट्रक्चर कुछ और नहीं, उसमें लगी हुई आग है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में घुसने के कारण एक तो पहले बात एयर फ्रिक्शन भी काम करेगा, और एटमॉस्फेयर में कई सारी गैसेस हैं जो कि उसके कंबशन को कैटेलाइज़ करेंगी, जिसकी वजह से उसमें आग लग जाती है। तो मेटेरॉइड जो होता है वो एस्टेरॉइड का एक टूटा हुआ पार्ट है, और यही मेटेरॉइड जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री कर लेता है तो उसमें आग लग जाती है, और ये आग जब लग जाती है इसमें और ये अर्थ की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो इसी को हम मेटेओर्स कहते हैं। तो अब आप समझ रहे होंगे कि मेटेओर्स क्या होते हैं, और शुरू में मैंने बताया कि नॉर्वे में मेटेओर्स गिरे हैं, और आपको मैंने ये भी बताया था कि नॉर्वे में जो मेटेओर्स गिरे उसकी वजह से बहुत सारा प्रकाश हुआ था। तब आप समझ रहे होंगे कि मेटेओर्स जब अर्थ में घुसते हैं तो एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन के कारण, एटमॉस्फेरिक गैसेस के कारण उनमें आग लगती है। तो वो ये वही प्रकाश था जो उनकी आग आग से उत्पन्न हुआ था, और वो बहुत तेज़ी से अर्थ की तरफ बढ़ रहे थे। तो आशा करता हूँ कि आपको मेटेओर समझ में आ गया होगा। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ तारे टूटते हैं आपस में, एक जगह से दूसरे जगह, आपने आकाश में देखा होगा कभी कभी कुछ, ये जो तारे जैसा, जैसा कि मैंने बताया कि मेटेओर्स जो अर्थ में घुस रहा है कभी, और ये भी मैं आपको बता दूं कि कुछ मेटेओर्स जो होते हैं वो अर्थ तक, ज़मीन तक गिर भी नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अर्थ की, वो आसमान में ही जल के ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इतना आग लग गई है उनमें, एयर फ्रिक्शन इतना है। अगर छोटा कोई मेटेओर्स आएगा अंदर तो कभी कभी वो अर्थ तक पहुंच भी नहीं पाता है, लेकिन कभी कभी वो पहुंच भी जाते हैं। तो अगर उनकी साइज़ बड़ी हो तो उस साइज़ के कंपैरिजन के हिसाब से उनके पहुंचने की प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि कॉमेट्स क्या होते हैं। आपने कई सारे टर्म्स सुने होंगे, अगर आप साइंस में इंटरेस्ट रखते होंगे तो आपने सुना होगा कि कॉमेट शावर्स क्या होते हैं। तो हम कॉमेट की बात करते हैं। तो कॉमेट जो होता है वो डस्ट, रॉक एंड आइस का बना होता है, और ये वेपराइज्ड फॉर्म में होता है। लेकिन जब मैंने आपको बताया कि मेटेरॉइड जो होते हैं वो स्टोनी स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब कि वो रॉक टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन कॉमेट क्या होता है? तो कॉमेट देखिए, जब अर्थ के बाहर आपने रात में देखे होंगे कि कभी कभी कुछ तारे, तो वही मैं शुरू में कह रहा था कि क्या जो टूटता हुआ तारा हम देखते हैं वो मेटेओराइड होता है या मेटेओर, तो क्या वो पूरा वही है? नहीं, कुछ उसमें से कॉमेट्स भी होते हैं। जो कॉमेट्स आप देखते होंगे कि एक तारे से दूसरे तारे तक वो ट्रैवल करते हैं। तो उसमें ये होता है कि ये जो कॉमेट्स होते हैं ये हमारे अर्थ में नहीं एंट्री करती, ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर वाला जो होता है वो मेटेओर होता है, और अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाद हमारे अर्थ के बाहर जो एक तारे से दूसरे तारे तक जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं वो कहलाते हैं कॉमेट्स। तो इनकी ये जो कॉमेट्स होते हैं ये मोस्टली डस्ट, रॉक एंड आइस के बने होते हैं। तो जब ये सन के ऑर्बिट में क्लोज जाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी और स्टार से अगर सन की तरफ ये बढ़ रहे हैं, तो ये सन की तरफ अगर बढ़ेंगे तो आप जानते हैं कि अगर कोई आइस वाली चीज़ है, तो आप जैसे कि अगर आप पानी भी उबालते हैं तो उसमें भाप बनती है, तो अगर वही आइस वाला अगर कोई स्ट्रक्चर है, अगर वो बहुत तेज़ी से इसकी तरफ, सूरज की तरफ जाएगा, तो सूरज की गर्मी से उसमें भाप बनेगी। तो ये वेपराइज्ड फॉर्म, उसमें कई सारी गैसेस देखने को आपको मिलती हैं। तो यहाँ पर आपको मेटेओर्स में आग देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें अगर आप जूम करके देखें तो इसमें आग जैसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता, लेकिन आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि वो बहुत भाप टाइप का या गैसेस टाइप का उनका टेल बनेगा। जो टेल इनकी बनाते हैं कॉमेट्स के, वो गैसेस बनाती हैं। तो
तो आशा करता हूँ कि आपको कॉमेट्स समझ में आए होंगे कि क्या होते हैं। कॉमेट्स अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जो चीज़ें जा रही हैं, वो कॉमेट्स जो होते हैं, याद रखिएगा कि वो रॉक के नहीं बने होते हैं, वो गैसेस के बने होते हैं और रॉक डस्ट के बने होते हैं। लेकिन ये जो रॉक्स होती हैं कॉमेट्स में भी होती हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है। लेकिन जो मेटेओर्स होते हैं वो पूरी तरीके से रॉक्स के बने होते हैं। तो आशा करता हूँ कि कॉमेट्स एंड मेटेओर्स में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप इसमें देखना चाहें तो ये क्या होते हैं तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आप कॉमेट को पढ़ें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है कि आईसी बॉडी दैट रिलीजेस गैस एज इट ऑर्बिट्स द सन। अगर ये सन के पास पहुँचती है तो इसमें से गैसेस निकलने लगती हैं। आप यहाँ पर कॉमेट जो लिखा है उसके ऊपर आप उसकी पिक्चर भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप मेटेओर की पिक्चर देखने जाएँ तो आप देखते हैं कि स्ट्रीक ऑफ लाइट सीन व्हेन अ मेटेरॉइड हीट्स अप इन द एटमॉस्फेयर। तो जब एटमॉस्फेयर में मेटेरॉइड एंट्री लेता है तो उसके अंदर हीट उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से उसमें आग लग जाती है। उसी को हम कहते हैं मेटेओर। और एस्टेरॉइड्स वो होते हैं जो रॉकी बॉडी स्मॉलर देन अ प्लैनेट दैट ऑर्बिट्स द सन। ये छोटे होते हैं प्लैनेट्स के स्ट्रक्चर से और ये मार्स एंड जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। और मेटेओराइड क्या होता है तो रॉकी एंड मेटेलिक फ्रैगमेंट ऑफ एन एस्टेरॉइड, और या कॉमेट या प्लैनेट के भी पार्ट को हम मेटेओराइड कहते हैं। और मेटेओराइड क्या होता है, जैसे आपने सब तो पढ़ लिया, लेकिन मेटेओराइड क्या है? वो मेटेओर के फ्रैगमेंट जो ग्राउंड पे रीच कर जाते हैं, मतलब कि मैंने बताया ना कि वो एयर फ्रिक्शन में कुछ जल के भी ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन वो मेटेओर के वो फ्रैगमेंट्स जो अर्थ तक पहुंच जाते हैं उसको हम कहते हैं मेटेओराइट। तो आप यहाँ पर इस पिक्चर को आराम से देखें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद रहे कि इन सारी चीज़ों में डिफरेंस क्या होता है। तो जो आया है हमारे नॉर्वे में, आपने सुना कि नॉर्वे में जो मेटेओर गिरा है, तो वो मेटेओर गिरा है तो क्योंकि उसके अंदर आग लग गई थी। वो एटमॉस्फेयर एस्टेरॉइड जब क्या कहते हैं अर्थ के अंदर आया तो उसमें एटमॉस्फेयर के कारण आग लग गई और वही मेटेओर कहलाया। तो आशा करता हूँ कि अब समझ में आया होगा कि जो नॉर्वे में मेटेओर गिरा है उसका मतलब क्या है। तो हम नॉर्वे की बात कर रहे हैं तो अब नॉर्वे घूम के भी तो आना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको नॉर्वे दिखाता हूँ। तो नॉर्वे आखिर में है कहाँ और ये कहाँ गिरा था मैं ये भी बताऊँगा आपको। तो ये नॉर्वे यूरोप में एक कंट्री है और ये आप देख सकते हैं कि नॉर्वे एक यूरोप में कंट्री है। आप यहाँ यूरोप का नक्शा देख सकते हैं, उसमें एक नॉर्वे नाम की कंट्री आपको दिख रही है और ये नॉर्वे आपको कंट्री दिख रही है। और यहाँ पर मैंने नॉर्वे का मैप भी दिखाया है और नॉर्वे की जो राजधानी है या कैपिटल सिटी है वो ओस्लो है। तो ये जो गिरा हुआ है मेटेओर वो ओस्लो के आसपास ही गिरा हुआ है। तो वो मैं आपको फैक्ट वाइज बताऊंगा कि वो कहाँ गिरा है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का प्रकाश उत्पन्न हुआ था जब ये मेटेओर नॉर्वे में आया था। तो अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो ये जुलाई 25 को यानी संडे की रात में सुबह लगभग 1 बजे के आसपास गिरा था और लोगों के मुताबिक जो वहाँ आसपास जो एरिया में रहते थे। और प्रीलिमिनरी डेटा ने सजेस्ट किया है कि जो मेटेओराइड है उसने अर्थ को कुछ दूरी पे एक जंगल है जहाँ पर हिट किया है जो कि फिनेमार्का कहलाता है। वो 60 किलोमीटर अवे है ओस्लो से। तो ओस्लो से फिर 60 किलोमीटर की दूरी पे जो एस्टेरॉइड है, सॉरी मोर स्पेसिफिकली नॉट एस्टेरॉइड, मोर स्पेसिफिकली मेटेओर जो गिरा है वो 60 किलोमीटर है ओस्लो से। और आप जानते हैं कि जंगल में गिरा है तो वहाँ पर रात के समय तो कोई ज़्यादा रहेगा नहीं, तो वहाँ पर कोई अभी तक डैमेज की कोई रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। और एक और अद्भुत बात जो मैंने आपको बताया था कि जो शुरू में मैंने एक आपको वीडियो दिखाई थी एस्टेरॉइड्स की, तो मैंने बताया कि वो बहुत धीरे आपको दिखने में लग रहे हैं लेकिन वो बहुत तेज़ी से ट्रैवल करते हैं और एक बार वो एटमॉस्फेयर में एंट्री कर लिए तो उनकी स्पीड और बढ़ जाती है। तो यहाँ पर एक डेटा कहा गया है NMN का, अकॉर्डिंग टू एक NMN का न्यूज़ मीडिया कंपनी है जिसने कहा है कि इसका जो स्पीड थी जब वो एटमॉस्फेयर में एंट्री कर रहा था अर्थ के, तो उसकी स्पीड थी 43,200 माइल्स पर आवर। अगर इसको मैं किलोमीटर्स में बदलूँ तो आप देखेंगे कि 72,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चल रहा था। तो आप देख सकते हैं कि अगर इतनी तेज़ी से कोई चीज़ चल रही है तो उसके ऊपर एयर फ्रिक्शन कितना तेज़ी से लगेगा। और उसने ये भी कहा था कि ये जो अर्थ में जो उसको ऑब्जर्वेटरी करने का जो ऑब्जर्वेशन करने का समय था, कितनी देर के लिए उसको ऑब्जर्व किया गया, तो वो 5 से 6 सेकंड्स के लिए उसको ऑब्जर्व किया गया था। तो अब आप कहेंगे कि क्या ये पहली बार है कि कहीं पर ये मेटेओर गिरे हैं? तो ऐसा नहीं है। इसके पहले भी अगर मैं आपको हिस्ट्री में ले जाऊँ तो आपको पता होगा कि अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि रसिया में चेल्याबिंस्क नाम की एक जगह है 2013 में जहाँ पर फायर बॉल्स गिरी थी, मतलब कई सारे मिट्योर्स गिरे थे एक बहुत ही बड़े एरिया में और वहाँ पर शॉक वेव्स भी क्रिएट हुई थी। मतलब मान लीजिए कोई चीज़ अचानक से बॉम्ब गिरता है, बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो आप देखते हैं ना कि शॉक वेव्स क्रिएट हो जाती हैं। अब एक मिट्योर जो कि अगर वो आपको पिक्चर में देखने के में छोटा लग रहा है लेकिन वो एक रॉक का बड़ा स्ट्रक्चर होता है, तो अगर वो अर्थ पे गिरेगा तो आप सोचिए कि वो कितनी तबाही ला सकता है। डायनासोर के एक्सटिंक्शन का भी रीज़न यही माना जाता है कि कई सारे उल्कापिंड गिरे होंगे धरती पर जिसकी वजह से उनके और कई सारी ऊष्मा उत्पन्न हुई होगी, बहुत सारा एटमॉस्फेयर में जो वो क्या कहते हैं एक तरीके से जंगल का विनाश हुआ होगा जो कि डायनासोर के एक्सटिंक्शन का रीज़न बना। तो उसी तरह जब वो
मीटेओर रसिया में गिरा था उस समय, तो वो ऐसी जगह गिरा था जहाँ पर कई सारे लोग रहते थे। तो 2013 में ये गिरा था और लगभग उसने कई सारी डैमेज की थी, बिल्डिंग्स को डैमेज किया था और 1200 लोग उस घटना में इंजर्ड हुए थे। तो ये 2013 की घटना है सेंट्रल रसिया की। तो अगर इंडिया में बात करें तो क्या इंडिया में भी कभी मेटेओर गिरा है? तो बता दें कि जो लोनार लेक है उसको माना जाता है कि ये क्रेटर लेक है, यानी कि यहाँ पर एक मेटेओर गिरा होगा जिसकी वजह से वहाँ पर गड्ढा बना है। आप ये लोनार लेक का ये सैटेलाइट व्यू देख सकते हैं। तो ये लोनार लेक है, ये भारत के महाराष्ट्र ज़िले में, महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। वहाँ पर बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट एक है जो वहाँ पर है, वहाँ पर ये लोनार लेक पाई जाती है। तो आपको लोनार लेक के बारे में ये पता चल गया कि इसको भी माना जाता है कि ये मेटेओराइट यानी कि मेटेओर से बनी हुई एक लेक है। और कई सारी लेक्स ऐसी हैं जिनका कोई ओरिजिन नहीं पाया जाता है, तो ये माना जाता है कि ये जो लेक्स हैं वो मेटेओर के गिरने से वहाँ पर बहुत सारा गड्ढा हुआ होगा जिसकी वजह से वो लेक्स बनी है। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का एनालिसिस समझ में आया होगा, आपको एस्टेरॉइड्स, मेटेओराइट्स, मेटेओर, कॉमेट्स इन सब के बीच में अंतर पता चला होगा और नॉर्वे में जो घटना घटी है उसको ज्योग्राफी से कैसे रिलेट करके हमने पढ़ा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए याद रहे, हमारा सिर्फ एक ही धर्म है, वो है भारतीय। तो चलता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ मैं। जय हिंद।